हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मगध सम्राटों की कहानी की पूरी वीडियो। मगध यानी जो बिहार का क्षेत्र था, प्राचीन नाम मगध। मगध से बिहार बनने की पूरी कहानी लेकर आए हैं बीपीएससी के नज़रिए से, बीपीएससी के लिए। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। लेकिन ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1। आइए देखते हैं आगे। मगध साम्राज्य के उदय की पूरी कहानी इस प्रकार प्रारंभ होती है। ठीक है, इस प्रकार प्रारंभ होती है। पहला, लगभग 600 ईस्वी पूर्व हमारे देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित हैं। एक वज्जी गणराज्य, एक अंग प्रदेश और एक मगध महाजनपद। इसमें से हम आपको मगध की कहानी बताने वाले हैं। ठीक है, अब वर्तमान महाजनपद यानी वर्तमान बिहार के गया जी और पटना के हिस्से जैसे औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल भी इसके हिस्से थे। ठीक है, ये जो महाजनपद है, प्राचीन महाजनपद मगध महाजनपद, इसके हिस्से गया जी भी था, पटना भी था, जहानाबाद भी था, औरंगाबाद भी था, नवादा भी था, अरवल भी था और राजगिरी तो इसकी राजधानी थी। अब मगध पर पहला वंश बृहद्रथ वंश, ठीक है, बृहद्रथ वंश या बृहद्रथ वंश, ठीक है, इसने राज करना प्रारंभ किया था। अब इस वंश की स्थापना राजा बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सबसे पुराना और प्राचीनतम वंश यही था। ठीक है, इस वंश के शासन में मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, राजगिरी या राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक भौतिक क्षेत्र था जो अन्य स्थानों के मुकाबले अधिक सुरक्षित राजधानी था। ठीक है, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जरासंध था, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी है। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में, वर्तमान राजगीर में, जिसे राजगिरी कहा जाता है, स्थित है, जिसे आज भी संरक्षित करके रखा गया है। जरासंध के बाद इस वंश का शासक सहदेव बना और रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अब है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश, ठीक है, वो खत्म हो गया बृहद्रथ वंश। अब है हर्यक वंश। लगभग 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व बिंबिसार के द्वारा मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, बुद्ध के अनुसार यानी बौद्धों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीनतम वंश हर्यक वंश को माना जाता है, बौद्धों के अनुसार। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के शासनकाल में ही मगध साम्राज्य विस्तार प्रारंभ हुआ था। बिंबिसार ने मगध के साम्राज्य विस्तार के लिए 2 नीतियां अपनाई थी, एक युद्ध नीति, दूसरा वैवाहिक नीति। ठीक है, बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया था। जिसे वज्जी संघ के कुछ हिस्से मगध को प्राप्त हुए थे। बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहता था। ठीक है, जीवक रहा करता था। बिंबिसार मगध का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी थी, अस्थाई नहीं दोस्तों, अस्थाई सेना, जिसने अस्थाई सेना रखी थी। ठीक है, अस्थाई सेना रखा था। अवंती के राजा चंद्र प्रघोत के पीलिया के इलाज के लिए बिंबिसार ने जीवक को वहां भेजा था, अवंती में। बिंबिसार 52 वर्ष तक मगध का शासक बनकर शासन करता रहा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध 15 वर्षों से अधिक संघर्ष किया था तथा रक्त मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग इतिहास में पहली बार अजातशत्रु ने ही किया था। ठीक है, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों भगवान बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को राजगीर यानी उस समय का राजगिरी में वेनुवन बांस का बगीचा जिसको कहते हैं उपहार दिया था। ठीक है, अब
483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के शासन काल में ही पहली बौद्ध संगीति राजगृह यानी वर्तमान राजगीर में आयोजित हुई, वह भी सप्तपर्णी गुफा में। उदयन या उदयन, अब उदयन का शासन आ गया, ठीक है, वो अजात शत्रु था, अब उदयन ने भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी को प्राप्त किया था, ठीक है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है। गंगा और सोन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी थी, जो आज का पटना है। और देखिए, इसे मगध का नया राजधानी बनाया था और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। अब है शिशुनाग वंश, ठीक है। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने मगध पर नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। शिशुनाग ने मगध की नई राजधानी वैशाली को बनाया था। इसके अतिरिक्त राजगृह यानी राजगीर भी मगध की राजधानी बना रहा, हटा नहीं। अब है कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति 343 ईस्वी पूर्व वैशाली में आयोजित कराई गई थी। कालाशोक के मगध की अस्थाई राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। कालाशोक ने मगध की अस्थाई राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इस वंश के राजा यानी जो अंतिम राजा थे वो महानंदी हुआ, ठीक है। अब है नंदवंश, ठीक है दोस्तों। महापद्मानंद, अब है नंदवंश। महापद्मानंद ने महानंदी की हत्या करके मगध की गद्दी पर नंदवंश की स्थापना करी थी। महापद्मानंद एक गैर क्षत्रिय शासक था जिसे सभी क्षत्रियों का खून करने का प्रण ले रखा था, ठीक है। महापद्मानंद ने एकराट जैसे उपाधि धारण कर रखी थी। इस वंश यानी ये जो नंद वंश है इसमें कुल 9 शासक हुए थे, ठीक है। अब महापद्मानंद मगध का पहला शासक था जिसने कलिंग पर आक्रमण किया और जिनसेन की मूर्ति कलिंग से मगध लाया। इस बात की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। अब धनानंद इस वंश का एक घमंडी और क्रूर शासक था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण होता है। इस समय मगध पर धनानंद राज कर रहा था, ठीक है। अब सिकंदर और भारतीय राजा पोरस के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध होता है जिसमें सिकंदर विजयी होता है। इसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना यह व्यास नदी को पार नहीं कर पाई। इस कारण मगध आक्रमण का खतरा टल गया। सिकंदर का मगध आक्रमण का खतरा टल गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध पर एक मजबूत शासन प्रणाली मौर्य वंश को प्रारंभ किया था, ठीक है। वेट फॉर पार्ट 2 दोस्तों, ये नंद वंश तक कहानी था। बृहदत्त वंश से नंद वंश तक की कहानी थी, ठीक है। नंद वंश तक की कहानी थी, बृहदत्त वंश से नंद वंश तक की कहानी थी। अब आगे मौर्य वंश की कहानी पार्ट 2 में आएगी, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 में आएगी। मगध की पूरी कहानी लगभग 3-4 क्षेत्र में आएगी क्योंकि सिर्फ मगध की कहानी नहीं है, पूरा बिहार यानी मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको बताना है। इसमें बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री वो भी आपको बताना है। श्री कृष्ण सिंह पहले सीएम थे, वर्तमान सीएम नीतीश कुमार जी हैं, वो भी बताना है। आज़ादी के समय जयप्रकाश नारायण जी के बारे में अभी बताना है। तो वो सब भी बहुत सारा चीज़ें हम लाते रहेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।